हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप 18। इससे पहले हमने 5 ग्रुप पी ब्लॉक डिस्कस कर लिया है, इसका वीडियो आप पढ़ा हुआ है। और जैसे ये ग्रुप कंप्लीट होगा हमारा, उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन भी उसके वीडियो पे अपलोड कर देंगे। तो इस ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है? इसमें है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन। ये 6 मोनो एटॉमिक गैसेस इस ग्रुप में है। इसमें हीलियम का जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो 1s2 है। उसके अलावा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2 np6, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथ ही ध्यान रखिए, हीलियम इज अ वेरी हाई हीट कंडक्टेंस अबाउट 600 टाइम दैट ऑफ कॉपर, कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल लिक्विड। जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, हीलियम की कॉपर से 600 गुना ज्यादा होती है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल लिक्विड भी कहते हैं। आर्गन और हीलियम दोनों का यूज करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है, वहां आर्गन और हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। किसके लिए? इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए। और बड़े दो साइंटिस्ट हैं, लॉर्ड रेलिंग और सर विलियम रामसे, अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1904 किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस। नोबेल गैस की डिस्कवरी के लिए इन दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। कब? 1904 में। ओके बेटा, नोबेल गैसेस नाइदर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, देखिए, नोबेल गैसेस नाइदर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट नॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक प्रॉपर्टी पे आपको ध्यान रखना है, जितनी प्रॉपर्टी आपको बताई जाएगी सब बहुत ध्यान से सुनना है और याद रखना है। नोबेल गैसेस ना ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती हैं और ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। ऑल आर मोनोएटॉमिक गैसेस। सारी क्या है? मोनोएटॉमिक गैस है। ये जो हमने यहाँ लिखा है, ये क्या है? Cp/Cv। गामा इक्वल टू क्या है? Cp/Cv। Cp क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और Cv क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका रेशियो मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक के लिए अलग होता है, क्योंकि ये गैस मोनोटॉमिक है। इसकी वैल्यू क्या है ना? 1.66। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फॉर नोबेल गैसेस गामा इक्वल टू, या फॉर नोबेल गैसेस Cp/Cv इक्वल टू क्या होता है? 1.66। इसे ध्यान रखना है। नोबेल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव। केमिकल रिएक्टिविटी की बहुत कम होती। क्यों कम होती है बेटा? फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स। कुछ ही कंपाउंड्स के नोन है, ज्यादातर जिनॉन के फ्लोराइड या जिनॉन ऑक्सोफ्लोराइड्स या जिनॉन ट्राइऑक्साइड और टेट्राऑक्साइड ही नोन है। जो भी कंपाउंड नोन है ज्यादातर वो किसके है? जिनॉन के हैं, और ऑक्सो या ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बने हुए हैं। और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन हो पाती है। क्यों नहीं करते बेटा रिएक्शन ये? बिकॉज ऑफ वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। भाई यदि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा आपको बाहर से देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। साथ ही क्या होता है? यानी कैटायन फॉर्मेशन नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? एंड हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव वैल्यू कब होती है बेटा? जब आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी हमें इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। क्योंकि अब फिनोमेना क्या है? फिनोमेना एंडोथर्मिक हो गया, क्योंकि आपको बाहर से एनर्जी देनी होगी। जो कि आता है, जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी होती है एनहांसमेंट बनाने के लिए, क्या होती है? वो उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है? निगेटिव होती है। ठीक है बेटा? तो क्यों नहीं रिएक्शन करते? क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाई पॉजिटिव होती है, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी नेग्लिजिबल है, बहुत कम होती है। सिर्फ जिनॉन के कंपाउंड ही ज्यादातर बनते हैं, वो भी बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में। अगला आपका देखिए, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। नोबेल गैसेस का जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, वो अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। नोबेल गैसेस का साइज होता है वो अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है बेटा? क्योंकि नोबेल गैसेस में हम मेजर करते हैं क्या? वंडर वॉल रेडियस। और आपको यदि याद हो, हम लोग जब पढ़ा था उसमें periodic प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस चैप्टर, तो हम बताया था आपको वंडर वॉल रेडियस क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसमें दूर दूर होते हैं। भाई वीक फोर्स है, हम निकाल कर सकते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्योंकि वंडर वॉल जो फोर्स लगता है तो एटम्स दूर दूर होते हैं, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू होती है ज्यादा, और उसका हाफ होता है आपका वंडर वॉल रेडियस। इसीलिए नोबेल गैसेस अपने पीरियड में साइज में सबसे बड़ी होती है। और ग्रुप में नीचे आने के लिए क्या होता है? एटॉमिक साइज फर्दर बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है। तो ये पॉइंट हमने ऑल नोबेल गैसेस एक्सेप्ट रेडन अकर्स इन एटमॉस्फेयर। सारी नोबेल गैसेस मिलती हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन रेडन नहीं मिलता। आपको पता है रेडन क्या है? रेडियो एक्टिव है। यह रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है, इसका इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगला देखिए, आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट नोबेल गैस इन एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो नोबल गैस पाई जाती है वो कौन सी है? आर्गन है। तो एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? नोबल गैस आर्गन मिलता है। और नेचुरल गैस इज द मेन सोर्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम का जो मेन सोर्स क्या है वो है नेचुरल गैस, और आर्गन का सोर्स क्या हुआ? एटमॉस्फेयर। ज़ीनॉन एंड रेडन आर रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। इस ग्रुप में सबसे कम मात्रा में जो मिलते हैं वो कौन से? ज़ीनॉन और रेडन। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बस सीधी बात है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड कौन करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पे आपके एटम्स मॉलिक्यूल होते नहीं, सिर्फ मोनोटॉनिक फॉर्म में रहते हैं, तो नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वही डिसाइड करेगा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है। किसी भी एलिमेंट पर यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो क्योंकि नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लगता है बेटा? आपको पता है, डिस्पर्सन फोर्स या लैंडन फोर्स। बहुत ही वीक फोर्स है, सबसे वीक फोर्स यही है, डिस्पर्सन फोर्स या लैंडन फोर्स। तो क्या होता है, क्योंकि बहुत वीक फोर्स है, तो जब वीक फोर्स लगेगा बेटा एटम्स के बीच में, तो इसके मतलब क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। पहला तो ये बात हो गया। अब ट्रेंड क्या होगा? ग्रुप में नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा बेटा? आपको पता है, वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो ग्रुप में नीचे आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। यानी नोबल गैसेस की बात करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इनमें वन डेर वाल्स जो डिस्पर्शन फोर्स लगता है एटम्स के बीच में, और यदि ग्रुप में नीचे आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नोबल गैस इंक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट लिखा बेटा, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ओनली वीक डिस्पर्शन फोर्स और लैंडन फोर्स अकर्स बिटवीन नोबल गैसेस। और हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। यानी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट की सब्सटेंस का नोन होता है वो कौन है? हीलियम है। यानी हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। सीधी बात है, हीलियम पहला ही एलिमेंट है नोबल गैस का। इसका जो है साइज छोटा है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो इसमें डिस्पर्सन फोर्स सबसे वीक होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। हीलियम का सबसे कम होता है, जितने भी नॉन सब्सटेंस है उनमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? हीलियम का। वैसे कॉपी कर लीजिए, फिर अब आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जा रही है, सारी चीजें ध्यान रखिए। और आप ये भी देखेंगे कि बहुत आसान है नोबल गैस सेक्टर, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। कोई ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, सबके पीछे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो आपके लिए समझना आसान है। पॉइंट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़े। हो गया बेटा? यानी यदि हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इनका, और यदि आपको मान लीजिए ट्रेंड दिया हो किसका ज्यादा हो किसका कम होगा, उसका क्या है बेटा? देखिए, यदि आपसे ट्रेंड पूछा जाए, ट्रेंड क्या है इसका? उसका ट्रेंड ये है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होगा? सबसे कम होगा हीलियम का, उससे ज़्यादा कौन होगा? नियॉन का, उससे ज़्यादा हीलियम नियॉन के बाद क्या होगा? आर्गन का, उससे ज़्यादा हीलियम नियॉन आर्गन के बाद क्या है? क्रिप्टन का, फिर ज़ीनॉन का, उसके बाद रेडॉन का। क्यों? इधर से इधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा? वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, बढ़ रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इंक्रीजेस। क्योंकि वन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट पर। तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर वेट गैस का इंक्रीज कर रहा है, तो वन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें भी कौन सा? डिस्पर्सन फोर्स या लैंडन फोर्स का स्ट्रॉन्ग होगा। जब वो स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा ग्रुप में नीचे जाने पर। ओके, अगला पॉइंट क्या होगा? हम नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका एज ऑफ लिक्विफिकेशन, यानी हम कितना आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं या कार्य है, इसका ट्रेंड क्या होगा? थोड़ा समझिए। क्योंकि इनके पास जो
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, एंटी एटॉमिक फोर्स, यहाँ पर एटम्स है, एंटी एटॉमिक फोर्स है, बहुत वीक है। तो इनको लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए और प्रेशर बहुत हाई लगता है, लेकिन लिक्विफाई होती है क्योंकि लिक्विड हीलियम अवेलेबल है, कॉमर्शियली अवेलेबल है, तो लिक्विफाई होते हैं। अब इसमें यदि पूछा है कि एज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगा, यानी कौन कितना आसानी से लिक्विफाई होगा इन नोबल गैसेस में, तो उसका ट्रेंड क्या होगा, उसका ट्रेंड वही होगा बेटा, क्योंकि जिधर साइड मतलब कि जहां ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा वो उतनी आसानी से लिक्विफाई होगी। तो हीलियम में आपका क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक है, तो ये सबसे मुश्किल से लिक्विफाई होगी। फिर उसके बाद नियॉन, फिर उसके बाद आर्गन, फिर उसके बाद क्रिप्टन, देन जीनॉन और देन रेडॉन। ये क्या है, ये है एज ऑफ लिक्विफिकेशन का ट्रेंड है। सबसे कठिन है लिक्विफाई करना हीलियम को, उससे आसान नियॉन को, उससे आसान आर्गन, देन क्रिप्टन, देन जीनन, देन रेडॉन। ट्रेंड क्यों है बेटा, क्योंकि एज ऑफ लिक्विफिकेशन भी डिपेंड करता है इंटरएटॉमिक फोर्स पर, जो यहाँ पर है कौन सा, डिस्पर्सन फोर्स। जिसमें डिस्पर्सन फोर्स ज्यादा होगा उसका लिक्विफाई करना उसको थोड़ा इजी होगा, जिसमें कम होगा उसको कठिन होगा। तो ये ट्रेंड है बेटा, ओके, कॉपी कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट बेटा आपका है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर का क्या ट्रेंड है बेटा, यहाँ भी वही चीज है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल कैसे होगा, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल यहां लगेगा, क्या लगेगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बेटा वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो बात, वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है और नोबल गैस क्या है, नॉन पोलर है। तो जब वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स वर्क करेगा इनकी सॉल्युबिलिटी पर। यानी यदि ग्रुप में नीचे जाएंगे बेटा तो क्या होता है भाई, साइज बड़ा होगा, उस मतलब गैस का साइज बड़ा होगा तो पोलराइज करना उसको ईजी होगा। तो ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि साइज बढ़ता जाएगा, पोलराइज करना इजी होता जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो उसका ट्रेंड भी होगा, हीलियम का सबसे कम, नियॉन की उससे ज्यादा, हीलियम नियॉन के बाद कौन है, आर्गन की उसके ज्यादा, फिर क्रिप्टन की उससे ज्यादा और जीनॉन की सबसे ज्यादा। तो कौन ट्रेंड किस वजह से बन रहा है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिडक्शन वर्क कर रहा है, यहाँ पर साइज का ट्रेंड वर्क कर रहा है, क्योंकि साइज जितना बड़ा होगा डाइपोल इंड्यूस करना उतना ही इजी होगा, इसीलिए ग्रुप में नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ रही है। ये ट्रेंड जो हमने लिखा है यहाँ पर भी आपका इंटरएटॉमिक फोर्स जो आपका वन वाला फोर्स है वो डिसाइड कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, हो गया, इसको लिखिए, ये कॉपी हो गया आपका। तो आपको बस चीजें ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे वैरी कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। जीएससी लेक्चर के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बेटा ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला बेटा यदि हम नोबल गैसेस के एब्जॉर्प्शन की बात करें कि वह किसी सरफेस पे एब्जॉर्प्शन पर, मतलब जो आपका ग्रेड चारकोल है या जो भी आपका सरफेस है उस पर एब्जॉर्ब करने की उसकी टेंडेंसी क्या होगी, तो उसका एब्जॉर्बेबिलिटी पावर जो है, एब्जॉर्ब होने की जो टेंडेंसी है या उसका जो स्टैमिना है या उसकी एबिलिटी है वह इंक्रीज करेगी ग्रुप में नीचे आने पर। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा और मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा। जब एटॉमिक साइज और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, इसीलिए ग्रुप में नीचे आने पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। यानी हीलियम से ज्यादा पावर होगा किसका, नियॉन का, उससे ज्यादा आर्गन का, हीलियम नियॉन आर्गन के बाद फिर क्या है क्रिप्टन का, देन जीनॉन का। ओके, ग्रुप में नीचे आने पर क्या होगा, पावर इंक्रीज करेगा एब्जॉर्ब होने का, यानी सबसे कम एब्जॉर्ब होगी हीलियम, उससे ज्यादा नियॉन, उससे ज्यादा आर्गन, उससे ज्यादा क्रिप्टन, और सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब पावर किसकी होगी, जीनॉन की होगी। ठीक है, अब आगे हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूज होना, किसी गैस में नोबल गैस का डिफ्यूज होने की क्या टेंडेंसी है, तो आपको पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा।
रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर वेट होता है। तो क्या है, हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन क्या टेंडेंसी है, डिफ्यूजन ऑफ नोबल गैस, डिफ्यूजन ऑफ नोबल गैसेस decreases डाउन द ग्रुप में नीचे आने पर क्या होगा, डिफ्यूजन घटेगा क्योंकि मोलर वेट बढ़ेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है मोलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा मोलर वेट होगा गैस का उतना ही कम डिफ्यूज होगी वो। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ट्रेंड आपका हीलियम का सबसे ज्यादा, देन नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन, देन ज़ीनॉन। डिफ्यूजन का ट्रेंड क्या होगा, सबसे अधिक हीलियम डिफ्यूज होती है, इसके डिफ्यूजन का रेट होगा सबसे हीलियम का होगा, फिर नियॉन का, फिर आर्गन का, फिर क्रिप्टन का, फिर ज़ीनॉन का। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डिफ्यूज होना है तो गैस का मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा उतना ही आसानी से और जल्दी वो डिफ्यूज हो जाएगी। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही उसको डिफ्यूज होने में समय लगेगा। डिफ्यूजन का ट्रेंड ये होगा कि लोअर द मॉलिक्यूलर वेट हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट जो डिस्कस करने आ रहे हैं वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या ट्रेंड है, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, थर्मल conductivity decreases with increasing atomic size, of the gas from हीलियम टू ज़ीनॉन। यानी जो एटॉमिक साइज जैसे बढ़ता जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा होगी हीलियम की, फिर नियॉन की, फिर आर्गन की, फिर क्रिप्टन की और फिर ज़ीनॉन की। आपने शुरुआत में बताया था कि हीलियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है वह कॉपर से 600 गुना ज़्यादा है, और कॉपर से क्या है 600 गुना ज़्यादा है। तो यह ट्रेंड आप बड़ा इसलिए आपको बताया बाबा कि क्वेश्चन में जब ट्रेंड आता है तो चीज़ें ध्यान रहेंगी तभी हो पाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी का ट्रेंड है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि साइज बड़ा होगा तो उसका कंडक्शन ज़्यादा हो सके, लेकिन याद रखना जितना छोटा साइज होगा कंडक्शन थर्मल कंडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ट्रेंड्स आप सारे याद रखें, इसलिए आपको सिर्फ ट्रेंड इसमें बता रहे हैं, तो ट्रेंड पर ही क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, इधर कॉपी हो गया। फिर हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ ही कंपाउंड्स के नोन है, हम उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या है, कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं या उनमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ज़ीनॉन के कंपाउंड पर ही क्वेश्चन आते हैं, हम उसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें हो जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज, noble gases are chemically inert due to क्यों बेटा, due to high ionization energy and very positive electron gain enthalpy, ठीक। but few compound of xenon are known with oxygen and फ्लोरीन। थोड़ा क्या कहना है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है वह नोबल गैसेस की क्या होती है, नहीं होता, इनर्ट होता है, वो केमिकली इनर्ट होता है। बात कई बार उसकी आपको पता भी है, इसीलिए उसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, तो
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको यदि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ब्रेक होगी, तो इसका मतलब आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। साथ ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी बहुत हाईली पॉजिटिव है, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन में है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाहेंगे तब भी उसकी स्टेबिलिटी ब्रेक होगी, तभी उसकी स्टेबिलिटी ब्रेक होगी। स्टेबिलिटी ब्रेक होगी तो सीधी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन लेने नहीं चाहता है, इसलिए आपको बाहर से बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से क्या होता है, नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट होते हैं। इसके बावजूद कुछ कंपाउंड्स नोन है, ज़्यादातर जिसके जिनॉन के नोन है, कुछ क्रिप्टन का भी नोन है, लेकिन वो बहुत कम स्टेबल है। जो स्टेबल कंपाउंड है वो जिनॉन के हैं। किसके साथ में? ज़्यादातर कंपाउंड फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ नोन है। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ कुछ और टर्म सीखिए। एक दूसरा टर्म सीखिए, वो क्लैथरेट्स की बात कर रहे हैं। इस पर क्वेश्चन आता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ क्लैथरेट्स क्या होता है बेटा? ये क्लैथरेट्स आपका, इसमें होस्ट और गेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या है? व्हेन, ध्यान रखिए, व्हेन नोबल गैसेस कॉल्ड गेस्ट, वहां पे क्या होता है? एज ए गेस्ट होता है। गेस्ट गेट entrapped in the cavity of crystal lattice of certain organic and inorganic substance called host। तो क्या होगा? फॉर्म केज कंपाउंड और क्लैथरेट्स, केज कंपाउंड या क्लैथरेट्स कहते हैं। क्या कहना बेटा? कुछ आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्रिस्टल लैटिस है, जिसमें क्या होता है, जो होस्ट की तरह काम करते हैं, और उनके जो स्पेस है, यानी जो उसमें होल होता है, वहां पर नोबल गैसेस क्या हो जाती है? एज अ होस्ट, एज अ गेस्ट। होस्ट कौन है? होस्ट आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्रिस्टल लैटिस है, और गेस्ट कौन है? नोबल गैसेस, उसमें गेस्ट फॉर्म में रहते हैं, उसे कहते हैं केज कंपाउंड या क्लैथरेट्स कहते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि कौन क्लैथरेट्स फॉर्म करता है, कौन फॉर्म नहीं करता। बड़ा सीधी सी बात है, इसका साइज बहुत छोटा होगा, क्या होगा? वह क्लैथरेट से मतलब जो स्पेस होगा आपका, जो वैकेंट एरिया होगा, वहां से वो पास आउट हो जाएगा, क्योंकि हीलियम का साइज सबसे छोटा है। तो हीलियम, नोबल गैस सबसे छोटा कौन है? हीलियम और नियॉन क्लैथरेट फॉर्म नहीं करते। तो ये ध्यान रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हीलियम एंड नियॉन, ये ध्यान आपको रखना है। हीलियम, नियॉन डू नॉट फॉर्म एनी क्लैथरेट्स ड्यू टू, क्यों बेटा? ड्यू टू smaller size and increase as size। तो हीलियम और नियॉन क्लैथरेट फॉर्म नहीं करते, लेकिन क्लैथरेट फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी जो है इंक्रीज कब होती है? जैसे साइज बढ़ता जाएगा, क्लैथरेट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो इसका ट्रेंड क्या होगा? इसका होगा आपका हीलियम नियॉन करता नहीं है, यानी इसके बाद कौन बचा? हीलियम नियॉन के बाद आर्गन, और उससे ज़्यादा हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और फिर जीनॉन। तो यदि क्लैथरेट फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है? जीनॉन की, उससे कम है क्रिप्टन की, उससे कम है आर्गन की। और हीलियम और नियॉन क्लैथरेट फॉर्म नहीं करते, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। तो यह एज अ गेस्ट, उसके जो स्पेस होता है आपका, उसमें नहीं रह पाते, उससे क्या होता है? पार हो जाते हैं, क्योंकि जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, वो बहुत ही वीक वनडरवाल फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्योंकि बहुत वीक है, तो साइज क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए इस फोर्स का होना चाहिए कि भाई, यदि ये मान लीजिए कैच ग्रेविटी है, तो यदि इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। तो कम से कम इस तरह का साइज हो, तो साइज बड़ा होगा तो क्लैथरेट फॉर्मेशन होगा, साइज छोटा होगा तो क्लैथरेट फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। अब हम लोग कंपाउंड डिस्कस करेंगे, कौन से? ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स की बात करेंगे।
गुड है, इधर कॉपी हो गया। अब हम लोग कंपाउंड की बात करेंगे। कंपाउंड्स में आपको याद क्या क्या रखना है। अब ये मुद्दा आता है सर, देखिए जितनी रिएक्शन हम यहाँ लिखवाएंगे तो कुछ रिएक्शन बेटा रिपीट भी हो जाएगी, भाई किसी के फॉर्मेशन की वो रिएक्शन है, किसी की प्रॉपर्टी है, कुछ ही रिएक्शन आपको लिखाएंगे, आपको उसमें सारी रिएक्शन याद रखनी है। मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा रहे हैं, तो रिएक्शन आपको याद रखनी है, और जो जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टीज आप याद रखिए। इसमें क्वेश्चन आते हैं हाइब्रिडेशन पे, शेप पे, नंबर ऑफ लोन पेयर पे और प्रॉपर्टीज पे। तो उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले समझिए, Xe मतलब ज़ीनॉन फॉर थ्री बाइनरी फ्लोराइड्स। ज़ीनॉन 3 बाइनरी फ्लोराइड बनाता है। कौन कौन से बेटा बनाता है, कौन कौन से, पहले इसकी बात समझिए। XeF2, XeF4 और XeF6। बहुत ध्यान समझिए बेटा, ज़ीनॉन सिर्फ ये 3 तरह के फ्लोराइड बना सकता है। कौन कौन से, XeF2, XeF4, XeF6। क्यों बेटा, देखिए उसके बाद वैकेंडी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, तो जब उसका NH2 NP6 है, एक इलेक्ट्रॉन जब आपका एक्साइटेड होगा तो 2 अनपेयर्ड बनेंगे, भाई सारे पेयर्ड है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो 2 अनपेयर्ड बनेंगे, उसके बाद फिर एक एक्साइट होगा तो 4 अनपेयर्ड बनेंगे, और फिर पी के तीनों पेयर्ड एक्साइट होंगे तो 6 अनपेयर्ड बनेंगे, तो XeF6। ओके, तो ध्यान रखिए XeF6 तक बनते हैं XeF2, XeF4 और XeF6। 3 तरह के फ्लोराइड बनाता है ज़ीनॉन। अगला पॉइंट क्या होगा, ये ध्यान रखना, तीनों के लिए फॉर्मूला है, दे आर कलरलेस crystalline, they are colorless crystalline solids and sublime readily at 298 Kelvin। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और सबलिम हो जाते हैं कब, 298 केल्विन पर। अगला पॉइंट क्या बेटा, दे आर पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट। यह बहुत ही पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। कौन, ज़ीनॉन के फ्लोराइड, चाहे XeF2 हो, चाहे XeF4, चाहे XeF6 हो। भाई ये थोड़ा वीक, ये उससे स्ट्रॉन्ग बड़ी तरह फ्लोरीन होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट होगा। इसमें देखिए पॉइंट इसमें दे रखा है, XeF2 हाइड्रोलाइज्ड टू गिव, बस ये प्रोडक्ट्स आपका रखने हैं। कौन देख क्या क्या देगा बेटा, ज़ीनॉन देगा, HF देगा एंड O2। तो किस रिएक्शन से क्या बन रहा है, रिएक्शन आपको याद हो ना हो, रिएक्शन पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किससे क्या बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। ज़ीनॉन 4HF प्लस O2। XeF2 is a mild फ्लोरीनेटिंग एजेंट। XeF2 क्या है, माइल्ड फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। क्या करता है, रिएक्ट विथ बेंजीन टू गिव फ्लोरोबेंजीन। तो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड क्या करता है, बेंजीन से रिएक्शन करके फ्लोरोबेंजीन बनाता है, और यदि उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ज़ीनॉन, HF और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन में प्रोडक्ट्स हमें याद रखने हैं, और उसका फ्लोरीनेटिंग एजेंट किस तरह का है, माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये भी याद रखिए। ये माइल्ड फ्लोरीनेटिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग, और ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये आपका है, ये रिएक्शन है आपकी XeF2 प्लस PCl5। और ध्यान देखिए क्या करता है,
ये है XeF प्लस और PF6 माइनस। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। रिएक्शन ने क्या किया देखिए, PCl5 में क्या किया, एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, F माइनस दे दिया इसने, F माइनस दे दिया क्या हो गया, ये खुद XeF प्लस हो गया और ये PF6 माइनस हो गया, क्योंकि जो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल था फास्फोरस के पास, वहां पे इसने क्या किया, F माइनस ने लोन पेयर दे दिया, तो ये बना दिया इसने ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, और ये इसमें से फ्लोरीन कम हो गया। कॉपी कर लिया बेटा, मेरा कॉपी हो गया। अब इसकी हम और बातें करते हैं, इसके शेप और ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन के बारे में हम बात करते हैं। XeF2 का आप तब तक प्रैक्टिस करिए, इसका हाइब्रिडेशन निकालिए, इसका शेप, नंबर ऑफ लोन पेयर, सब चीजें आप पहले बार खुद से प्रयास करिए, फिर हम करते हैं। बात करें किसकी, XeF2 की। अब देखिएगा XeF2 की बात की जाए, आपको हमने हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया, क्या करते बेटा, वहां पे हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल सम अप कर लेते हैं। ज़ीनॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8, एक फ्लोरीन में कितना है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्लोरीन तो 14 हो गया, जोड़ी कितना हो गया, 22 हो गया। आपको बताया था यदि मोर देन 8 आएगा तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, ये आपको सिखा रहा था, वहां फटाक से आप कर सकते हैं, जल्दी हो सकता है। 2 बार गया 16, कितना बचा, 6 बचा, फिर जो रिमेंस आ जाएगा उसको किससे करेंगे, 2 से करेंगे, कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स, कट गया। तो दोनों क्वाड्रेंट जो आपका पहली बार 8 से डिवाइड किया वो क्वाड्रेंट, और जो 2 से डिवाइड किया, दोनों क्वाड्रेंट का सम यानी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, क्या होगा, 2 + 3 मतलब 5। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। बेटा पहले आप sp3d का सिस्टम बना लीजिए, भाई ज़ीनॉन हो गया। अब देखिए इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, आपको बता था बॉन्ड पेयर निकालने का तरीका, टोटल नंबर ऑफ एटम, बॉन्ड पेयर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम -1। ये क्या होता है, एक आपका होता है सेंट्रल एटम, उसको घटा देंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। तो XeF2 में कितने एटम है, एक ज़ीनॉन, 2 फ्लोरीन, तो 3 एटम है, एक कम कर दिया, 2 बचे। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया बेटा आपका, बॉन्ड पेयर हो गया 3 - 1 मतलब 2। तो लोन पेयर कितना हो गया, लोन पेयर हो गया आपका बेटा, ये 2 है, तो लोन पेयर हो गया 5 - 2 मतलब 3, यानी 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। आपको पता है बेटा ये ज्योमेट्री सी क्या है, इसकी ज्योमेट्री sp3d है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, इसकी ज्योमेट्री है ट्राइकोनल बाइपिरामिडल, क्या बेटा, ट्राइकोनल बाइपिरामिडल, TBP, क्या बोलते हैं इसको हम शॉर्टकट में, TBP, क्या बोलते हैं, TBP। और इसमें क्या बेटा, ये पोजीशन इक्वेटोरियल, ये वाली इक्वेटोरियल, ये वाली इक्वेटोरियल क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल कहलाती है, और अबव बिलो की जो पोजीशन है क्या कहलाती है, एक्सियल। 3 लोन पेयर, आपको पता है कि लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर परसेंटेज क्या रहती है, लोन पेयर वहां रहेगा जहां परसेंट क्या हो, मिनिमम। तो बेटा इक्वेटोरियल पे बॉन्ड एंगल कितना है, इक्वेटोरियल पे बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, कितना है, 120 डिग्री, और एक्सियल अबव बिलो जो है एक्सियल पर क्या है, 90 डिग्री है। तो सीधी बात है, आपको हमेशा ध्यान रखना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर हमेशा कहां रहता है, इक्वेटोरियल पे रहता है, कहां रहता है, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि 3 लोन पेयर है, तो तीनों लोन पेयर कहां हो जाएंगे, इक्वेटोरियल पे। एक लोन पेयर यहां रहेगा, एक लोन पेयर यहां रहेगा, एक आपका यहां रहेगा, तो बचा क्या, 2 फ्लोरीन बचा, एक फ्लोरीन यहां, दूसरा यहां। तो इसका शेप क्या है बेटा, इसका शेप है लीनियर, क्या शेप है, लीनियर। तो आपसे शेप पूछे, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे, ज्योमेट्री पूछे, हाइब्रिडेशन पूछे, आप जो भी पूछेगा, आपको यदि हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप फटाक से निकाल सकते हैं। क्या बेटा, देख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसका अगला नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है कंपाउंड इसका ज़ीनॉन का XeF4, मतलब ज़ीनॉन, ये क्या बेटा आपका, ज़ीनॉन टेट्रा फ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्रा फ्लोराइड है। ओके, अब इसमें देखिए बेटा आपको क्या है, इसका जो शेप है वो क्या है, इसका शेप आप निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इसका होता है ज़ीनॉन का यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर,
फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ये होता है आपका स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। अब ऐसे चैप्टर हमने निकाल रखा है, आप खुद से प्रयास करेगा, नहीं कर पाए तो आप ऐसे चैप्टर आप देख लीजिएगा। कैसे क्या होता है? जिनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन, हम ओनली बताते हैं, जिनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन में 7, तो 4 फ्लोरीन है, 7 चौक 28, 28 और 8 कितना हो गया? 36। 8 से भाग दिया, 8 चौक 32, कितना जा? 4, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, तो 4 2 6, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर 6, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया sp3d2। क्या हो गया? sp3d2। तो बेटा बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक जिनॉन, 4 फ्लोरीन, 5 एटम है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 4। तो लोन पेयर कितना हो गया? 2। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर कहां रखते हैं हम? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर हमेशा एक्सियल पोजीशन पर रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि बॉन्ड एंगल तो सेम है, इक्वेटोरियल पर भी 90 डिग्री है और एक्सियल पर भी 90 डिग्री है, लेकिन एक्सियल का जो बॉन्ड लेंथ होता है वह इक्वेटोरियल से ज्यादा होता है, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमेशा लोन पेयर एक्सियल पर रखे जाते हैं। ओके बेटा, तो ये इसका शेप हो गया। अब आते हैं इसके हम रिएक्शन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्या है? इसका हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जिनॉन टेट्राफ्लोराइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, तो आपको रिएक्शन याद रहेगी तभी आप कर पाएंगे। तो इसका जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, तो बनता है आपका XeOF2 + 2HF। जिनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड बनता है। क्या बनता है? जिनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड बनता है जब जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो आपका कंपाउंड यदि ध्यान होगा तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसीलिए आपको रिएक्शंस जो हम आपको ज्यादा नहीं 5-7 रिएक्शन है वो लिख पाएंगे, उतनी रिएक्शन आपको याद रखनी है नोबल गैसेस में। ओके बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल की भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख रहा हूँ इसीलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या बेटा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। वो क्या था बेटा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और ये क्या है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है? फॉर्म XeO3। ये ध्यान रखिए कि जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जिनॉन ट्राइऑक्साइड बनता है, जो कि क्या है? हाईली एक्सप्लोसिव। क्या होता है? हाईली एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है जिनॉन ट्राइऑक्साइड। कब बनेगा? जब हम करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो रिएक्शन याद रखनी है आपको, 6XeF4 + 12H2O, तो बनेगा आपका जिनॉन + 2XeO3 + 24HF + 24HF + 3O2 अगला आप देखिए कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड। अब क्या है? नेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या है? यह भी आपका क्या होता है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, लेकिन ये XeF2 आपका क्या था? माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट था। ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। तो ध्यान रखिए, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। रिएक्शन देखिए आप, XeF4 + SbF5, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका XeF3 प्लस और SbF6 माइनस में। नेक्स्ट कंपाउंड जो हमारा है वो क्या है? XeF6, इसका नाम क्या है? ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। इसका बेटा आपका हाइड्रोजन क्या होता है? इसका हाइड्रोजन है sp3d3, और इसका जो शेप होता है, शेप क्या होता है? इसका शेप होता है पेंटागोनल पिरामिडल या और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। पेंटागोनल पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसे निकाला बेटा? सीधी बात, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। जिनॉन में 8, फ्लोरीन में 7, सक्षम 42,
4 6 जा सॉरी 7 6 जा 42 और 8 ये 50 हो गया, 8 से डिवाइड किया, 8 6 जा 48, फिर 2 डिवाइड कर 2 1 जा 2, तो 6 और 1 7 हो गया, कितना हो गया sp3d3, sp1p2p3 d1 d2 d3, इसका एवरेज क्या होगा sp3d3, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, एक लोन पेयर कैसे होता है, पर टोटल 7 आइटम है तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 6 हो गए, तो एक क्या हो गया लोन पेयर, एक लोन पेयर हो गया, तो वो कहाँ रहेगा, वो रहेगा बेटा इसकी जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है, हमने सब आपने डिस्कस किया है, आपको पता है क्या होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जहाँ पे क्या जो इक्वेटोरियल उसका एंगल कितना होता है, उसका एंगल होता है 72 और एक्सियल का होता है 90, तो लोन पेयर कहाँ रहेगा 90 पे रहेगा, 90 डिग्री पर, सीधी बात है क्या है पिरामिड फॉर्म होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हम इसका छोटा शेप आपको बना दे रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है आपको थोड़ा भूल गए हैं, तो देखिए बेटा ये जीनॉन है आपका, यहाँ लोन पेयर होगा, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ पर एक लोन पेयर। ओके, जब इसको बड़ा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटागोनल है, ऊपर से जुड़ेंगे तो पिरामिडल, क्या है पेंटागोनल पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बेटा कॉपी कर लीजिए, बेटा कॉपी हो गया सेट का। अब इसमें हम बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस की, क्योंकि फ्लोराइड का जो जिनॉन के फ्लोराइड है उनके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है, खासतौर से जिनॉन ट्राइऑक्साइड बनने वाली रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे किससे बनता है भाई, किससे बनता है, अभी हमने जिनॉन डाइफ्लोराइड से तो बनाया नहीं, टेट्राफ्लोराइड से बनाया, और इससे ही बनेगा। देखिए तो देखिए इसमें क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो क्या बनता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस में XeF6 प्लस H2O रिएक्शन, तो फॉर्म होता है आपका XeOF4 प्लस 2HF, क्या होता है जिनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड। और जब वाटर मॉलिक्यूल और हम बढ़ाते हैं, 2 मोल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तब बनता है आपका XeO2F2, इसका नाम क्या है जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो यही है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वाली, कौन सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वाली, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन हम 3 मोल ऑफ वाटर से कराते हैं, तो बनता है आपका XeO3 प्लस 6HF, ये क्या होता है, ये है आपका एक्सप्लोजिव विस्फोटक। और अगला रिएक्शन भी ध्यान रखना है आपको, ये क्या है XeF6 फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, XeF6 फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट with alkali metal fluoride, alkali metal fluoride के साथ ये एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड के साथ नहीं बनाता, एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड, यानी XeF6 जो है एल्कली मेटल फ्लोराइड के साथ एक एडिशनल कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, लिथियम फ्लोराइड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन सा बेटा देखिए रिएक्शन उसकी, XeF6 प्लस MF बनता है M प्लस XeF7 माइनस, यहाँ पर आपका M क्या हो सकता है, हो सकता है आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हो सकता है, लेकिन लिथियम नहीं हो सकता, क्योंकि लिथियम ये रिएक्शन नहीं देता है। ब्रदर का हो गया, कॉपी कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहां तक आपको तीनों फ्लोराइड्स आपको याद रखना है, XeF2, XeF4, XeF6। इसमें जो खास बात ध्यान रखना है वो ये कि XeF4 और XeF6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से जिनॉन ट्राइऑक्साइड बनता है, जो कि एक हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल है। इसका जो एक्सप्लोजिव पावर है वह TNT से 3 गुना होती है, ट्राई नाइट्रोटॉलरेंस से 3 गुना ज्यादा होती है, यानी हाईली एक्सप्लोजिव है। हम इसी की बात करते हैं, इसकी थोड़ा केमिस्ट्री आपको समझनी है। मेनली इससे इसके है XeO3 जिनॉन ट्राइऑक्साइड,
इसमें आपको ध्यान रखना बेटा, ये होता है हाईली एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन पावर मोर देन TNT, मोर देन TNT। और साथ ही क्या होता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या होता है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3। क्या होता है बेटा? sp3। और जो शेप होता है पिरामिडल। शेप क्या होता है बेटा? पिरामिडल। देखिए ज़ीनॉन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और एक उसके पास क्या होता है? लोन पेयर। कैसे निकला? बहुत सिंपल तरीका है। ज़ीनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 3 18, 18 और 8 कितना हो गया? 18 कितना बेटा? जोड़िए, 18 आपका हो गया 26, 26 हो गया। 8 से डिवाइड करिए, 8 3 24, 2 बचा, 2 से डिवाइड करिए 1, तो 3 + 1 क्या हो गया? 4। और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp3। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। एक ज़ीनॉन, 3 ऑक्सीजन मिला के 4 एटम है, तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 4 - 1 3। एक लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से क्या है? ये पिरामिडल शेप है। क्या है? सेम इसका क्या है? पिरामिडल। यदि आपसे ज्योमेट्री पूछे तो ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। क्योंकि ज्योमेट्री कौन डिजाइन करता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री से क्या है? टेट्राहेड्रल। कैसे फॉर्म होता है बेटा? इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या बेटा? हैव 3 xe डबल बॉन्ड ओ p पाई d पाई बॉन्ड। इसके पास 3 p पाई d पाई बॉन्ड होता है। कभी p पाई d पाई बॉन्ड भी पूछ लेता है, कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 p पाई d पाई बॉन्ड। d ऑफ ज़ीनॉन और p ऑफ ऑक्सीजन के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। सुनिए ध्यान से, d ऑर्बिटल ऑफ ज़ीनॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, और p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वाला। ठीक है? ओके, कैसे बनता है बेटा? ये आपने रिएक्शन में लिख रखी है, तो हम बोल देते हैं XeO3 फॉर्म बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 and Xe हाइड्रोजन टेट्राफ्लोराइड और ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड और ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से फॉर्म होता है आपका ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड, जो कि एक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर अगला हम डिस्कस करते हैं इसमें ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। उन सब बेटा से हमें स्ट्रक्चर की जरूरत है, शेप और हाइड्रोजन की पूछा जाता है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। आपका आएगा वक्त आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बात शुरू की है तो आपको सबका हाइब्रिडाइजेशन शेप बार जस्ट रिमाइंड करा दें। देखिए बेटा अगला XeO4, ये क्या बेटा आपका? ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। क्या है? ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। शेप टेट्राहेड्रल। देखिए ज़ीनॉन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? 4। ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड में 4 Xe डबल बॉन्ड ओ d पाई p पाई ओवरलैपिंग। ठीक, इसमें 4 ज़ीनॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यानी इसके पास 4 d पाई p पाई ओवरलैपिंग होती है। d ऑर्बिटल ऑफ ज़ीनॉन और p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग होके पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे आप बताइए? देखिए ऑक्सीजन में 6 वाला इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन है, 6 चौक 24, 6 4 24, और 8 इलेक्ट्रॉन अब किसके पास है? ज़ीनॉन के पास है। 24 और 8 कितना हो गया? 32। 8 से डिवाइड कर दिया, 8 4 32, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, हाइड्रोजन क्या हो गया? sp3। कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि टोटल 5 एटम है। 5 - 1 इलेक्ट्रॉन पेयर भी 4 है, बॉन्ड पेयर भी 4 है, तो
इसके मतलब आपका लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा sp3 हाइब्रिडेशन और टेट्राहेड्रल शेप होगा। किस तरह से आप निकाल सकते हो, जहां भी पूछा जाए आपसे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला जो कंपाउंड है इसका आपको ध्यान रखना है वो है ज़ीनॉन ऑक्सी डाई फ्लोराइड, फॉर्मूला क्या हुआ XeOF2। इसका आपका क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है, इसका हाइड्रेशन होता है sp3d, और ध्यान दीजिए इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है टी शेप। क्या होता है, शेप होता है टी शेप। कैसे निकल रहे हैं हम आपको दिखा देते हैं इसको बना के। ये आपका हाइड्रेशन इसका ज़ीनॉन, यहाँ पर एक लोन पेयर फ्लोरीन, दो लोन पेयर बेटा, फ्लोरीन डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। ये क्या है, टी शेप। कैसे होता है देखिए, इसका हाइड्रेशन निकालना था। देखिए फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन 7 2 जा 14 हुआ, एक 6 ऑक्सीजन में 14 6 20 हो गया, 8 यहाँ पर 20 + 8 28 हो गया। 8 से डिवाइड किया, 8 3 जा 24, 4 रिमेज रहा, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 3 + 2 5, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 का मतलब हाइड्रेशन क्या हो गया, sp3d हो गया। बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, एक एटम, सॉरी 2 एटम, 3 4 एटम है, 4 एटम है, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गया 4 - 1 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर 3, तो लोन पेयर 2। क्योंकि हाइड्रेशन आपका sp3d है तो टीपी ज्योमेट्री होगी, तो लोन पेयर क्या होंगे, इक्विटोरियल होंगे। बट हम इसलिए आपको ओनली बता रहे हैं क्योंकि हमने हाइड्रेशन चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, हर मॉलिक्यूल का जितनी पॉसिबिलिटी है सबके हमने हाइड्रेशन निकाले हैं, इसलिए आपको ओनली बता रहे हैं। ठीक है, आप कर लेंगे, आप कर चुके होंगे उससे पहले ही, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, 2 कंपाउंड और बचे हैं, इनका आपको शेप बता दिया है। अगला बेटा आपको क्या बचा, फिर आपका है ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये आपका है XeOF4। इसका हाइड्रेशन क्या होता है, इसका हाइड्रेशन होता है sp3d2। क्या होता है, sp3d2। इसका शेप क्या होता है बेटा, इसका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल। देखिए कैसा होता है, ज़ीनॉन डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये होता है इसका स्क्वायर पिरामिडल। किसका से होता है, XeOF4 का। कैसे निकला बेटा, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, एक में तो 4 फ्लोरीन है, तो 7 4 जा 28, ऑक्सीजन में कितने हैं 6, 28 6 कितना हो गया 34, और यहाँ पे कितने 8, 34 8 कितना हो गया 42, डिवाइड करिए 8 से, 8 5 जा 40, और 2 है 2, 5 + 6 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हुआ, तो हाइड्रेशन हो गया आपका sp3d2। और इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, बॉन्ड पेयर कितने बढ़ाए, एक ज़ीनॉन, एक फ्लोरीन 2, और एक 4, कितने हो गए, एक ज़ीनॉन, एक फ्लोरीन 2, और ये 4, 6 एटम है, 6 - 1 कितना हो गया 5, बॉन्ड पेयर होंगे तो कितना होगा लोन पेयर होगा। लोन पेयर कहाँ रखेंगे, एक्सियल पर। बताया था आपको, यदि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो लोन पेयर ऐसा कहाँ रखे जाते हैं, एक्सियल पर, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड एंगल ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 सब 90 है, इसलिए लोन पेयर वहाँ रखें, जहाँ रिपल्सन कम हो तो एक्सियल पर रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। अगला और बेटा हमारा ये आज का लास्ट कंपाउंड है, ये क्या है, ये ज़ीनॉन डाई ऑक्सी डाई फ्लोराइड, यानी XeO2F2। इसका हाइड्रेशन होता है sp3d, शेप होता है सी शॉ शेप, या इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड
हाइड्रल क्या होते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। देखिए जिनॉन लोन पेयर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये होता है इसका शेप सी सॉ से। क्या होता है बेटा? सी सॉ, सिंगल बॉन्ड है, डबल अपना दिखाई दे, सी सॉ से। ज्योमेट्री सी क्या होती है? ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, लेकिन शेप क्या होता है? सी सॉ, क्योंकि इसके बाद एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। ये कैसे है कि ऐसी बात करें, देखिए सिनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन, 6 2 12, 12 और 8 20 हो गया। फ्लोरीन में 7 7 2 14, 20 प्लस 14 34 हो गया। ठीक, 8 से डिवाइड किया, 8 4 32, 2 रिमेन्स रहा, फिर 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम किया, दोनों का जोड़ दिया, 5 आया। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आया तो अब लिखना हो गया sp3d। बॉन्ड पेयर कितने होता है? बॉन्ड पेयर के पास 2 2 4 5 एटम है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4 हो गए। एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर क्या रहेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है आपकी। देखिए ये आपकी ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे क्या है? जिनॉन है। सीधी बात है, ये इक्विटोरियल पोजीशन है और ऊपर नीचे क्या है? एक्सियल है। लोन पेयर क्या रखते हैं हम? लोन पेयर रखते हैं हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो बाकी बचा आपका क्या? बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। ये क्या हो गया? शीशा से या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं आपसे, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक आपका क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। अब आते हैं थोड़ा यूजेस पे, हम आपको ओरली बता देते हैं। हीलियम का यूज आपको बताया हमने, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने यूज करते हैं। साथ ही उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी हीलियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। पहले आपका हीलियम और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज करते थे, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन जो बेटा ब्लड में आपके डिजॉल्व हो जाती है और हाई टेम्परेचर पर हाई जब नीचे आते हैं आपके जो डीप सी में जाते हैं, तो क्या होता है? जब डीप सी में जाके प्रेशर बढ़ता है तो नाइट्रोजन और डिजॉल्व वाटर में होती है। तो जब आपका जो सी ड्राइवर होते हैं, जब सरफेस पे आते हैं सी के, तो क्या होता है? जब वो आपकी नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व होकर मतलब बाहर निकलती है, तो क्या होती है? बबल्स फॉर्मेशन करती है, जिससे क्या होता है? एनॉक्सिया हो सकता है और क्लॉटिंग भी हो सकती है। इसीलिए 1:4 के रेशियो में ऑक्सीजन और जिनॉन का मिक्सचर जो है सी ड्राइवर और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है। जब से कोई पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में कौन यूज करता है, तो हीलियम गैस यूज की जाती है। उसके अलावा जो आपके फ्लैक्स लगते हैं उसमें क्रिप्टन और आर्गन यूज किया जाता है लाइट्स करने की, इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है। और जो आपके बल्ब होते हैं या फिर आपका एलईडी लैंप्स होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं एलईडी लाइट्स होती हैं, उनमें भी आपका हीलियम गैस सॉरी नियॉन गैस या क्रिप्टन गैस भरी जाती है। तो आपको मेनली इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि हम बात करें तो बड़ा हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड आते हैं, प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। सारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं नोबल गैस रिलेटेड, मैंने सब कुछ आपको इसमें डिस्कस कर दिया है। आप वीडियो को पूरा देखिए और 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ याद हो जाएगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।